नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब मंच पे स्वागत है। देखिए, टॉप 100 करंट अफेयर्स जो हमारे यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज ये अगला वीडियो है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर या नालंदा विश्वविद्यालय की अगर चर्चा की जाए तो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, या नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। और ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित विहार था, जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया, यानी बाद में ये विश्वविद्यालय बन गया। और गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी तथा पाल शासकों 8वीं से 12वीं शताब्दी आदि ने इसका संरक्षण किया। यानी इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं सदी ईस्वी में करवाया था। ठीक है, यानी 5वीं ईस्वी में करवाया था। और बाद में क्या हुआ कि इसको राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक था 7वीं शताब्दी, उसने भी अपना संरक्षण दिया। और फिर उसके बाद पाल शासकों का भी संरक्षण 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को मिलता रहा। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का पतन होता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दी बाद, यानी लगभग 600 सालों बाद इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में कौन करता है? स्कॉटिश संरक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन करता है। कौन? फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। तो ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसका नाम है फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। हालांकि 1861-62 ईस्वी के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी, तो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने की थी। और आधिकारिक रूप से इसे विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-62 में की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861-62। और मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब ने कब प्रस्तावित किया था इसके पुनरुद्धार को? मार्च 2006 में। और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के मांग के संबंध में वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनवरी 2007 में सेबू यानी फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हुए थे। ठीक है, और अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया। कब किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन? तो 2009 में थाईलैंड में चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान। और बिहार सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के विचार का समर्थन किया था बाद में। अब यहाँ से ये वो तो ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास का कालक्रम हो गया। अब यहाँ से आपका जो करंट इशू है वो शुरू होता है। ठीक है, तो करंट इशू क्या है नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड? कि 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले, जहाँ ये राजगीर में स्थित है, पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के राजगीर जिले में स्थित है। ठीक है, या बिहार राज्य के राजगीर का ही नाम नालंदा पड़ गया है, नालंदा जिले में राजगीर नामक स्थान पर स्थित है, जिसका उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर
2010 को अस्तित्व में आया था। यानी इसके अस्तित्व की बात की जाए तो ये 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया है। इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना आरंभ किया है। ठीक है, कहाँ से? नई दिल्ली। यानी इस विद्यालय मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यालय की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका कार्यालय स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो वहाँ से इसने कार्य करना शुरू किया है। बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितनी भूमि प्रदान की है? 455 एकड़। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है। यानी प्राचीन काल में नालंदा के जहाँ अवशेष स्थापित थे वहीं पे पास में ही राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। ठीक, और आगे क्या ध्यान देने योग्य है इसमें? उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन में 17 देश, तो कितने देशों के प्रमुख इसमें शामिल हुए? 17 देशों के। ठीक है, जब इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 17 देशों के मुख्य अतिथि आए थे। और नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य यानी नॉन स्टेट, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट, स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा कि एक गैर राज्य और गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति इसका कुलाध्यक्ष होगा, विजिटर होगा। कुलाध्यक्ष मतलब विजिटर, तो भारत का राष्ट्रपति इसका विजिटर होगा। और इस समय अगर बात की जाए तो इस समय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वही इसकी विजिटर हैं। और प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तो कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होगा और कुलाधिपति इस समय प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलापति हैं। ठीक है, इंटरिम वाइस चांसलर कौन है? अभय कुमार सिंह उनका नाम है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा राजगीर में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 से लागू है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय किस तिथि को अस्तित्व में आया है? तो 25 नवंबर 2010 को आया है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ नालंदा विश्वविद्यालय से हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 17 देशों के अतिथि इसमें आए हैं। ठीक है, और ये डेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किस डेट को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हुआ है। ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के भुज में स्थित है। ठीक है, भुज में गुजरात में स्थित है। और इस भुज स्थित स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय इस देश में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की घटना दर्ज हुई, जो रिक्टर स्केल पर कितना मापा गया था? 7.9, यानी अत्यंत विनाशकारी भूकंप था। और इसका अधिकेंद्र जो था वो कहाँ था? भुज में था। इस भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में ही लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 15.23 लाख इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भुज का बैकग्राउंड। अब करंट क्या है इसमें? करंट इसमें यह है कि 13 जून 2024 को प्रिक्स वर्सेल्स के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों में मतलब इसको शामिल किया गया। जो सूची जारी की गई है उसमें भुज को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रिक्स वर्सेल इतिहास में यह प्रथम अवसर है
जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई है। ठीक है, तो भुज जब शामिल किया गया है तो इसी के साथ ये प्रथम अवसर या प्रथम सूची भी जारी की गई है। इसके पहले इस तरीके की कोई सूची जारी नहीं की जाती थी। ठीक, आगे क्या है, इस सूची में 7 नव संचालित या नवीकरणीय की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन आरंभ करने वाले संग्रहालयों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें विजेता A4 आर्ट म्यूजियम चेंगदू है, ये चीन में है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा है, ये मिस्र में है। स्मृति भूकंप संग्रहालय भुज यानी भारत में है, ये गुजरात में। सिमोस आर्ट म्यूजियम ओटाके जापान में है। पैलेस हेट लू एपेलडार्न नीदरलैंड में है। और ओमान एक्रास एजेस म्यूजियम मनाह ओमान में है। ठीक है, और पोलिश हिस्ट्री म्यूजियम वारसा पोलैंड में है। भुज के विषय में और जान लेते हैं कि भुज गुजरात स्थित स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे इस अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। तो अवार्ड का नाम क्या है? प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। ठीक, 28 अगस्त 22 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो अभी ये खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में 24 के लिए शामिल हुआ है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और यह आधुनिक भारत में निर्मित सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय है। मतलब सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय आधुनिक भारत में निर्मित किया गया ये है। भुज के उपनगरीय क्षेत्रों यानी भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह परिसर 470 से अधिक एकड़ में विस्तृत है और यह संग्रहालय 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले के सभी क्षेत्र साझा करता है। इस स्मारक एवं संग्रहालय को प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव काठपालिया ने डिजाइन किया। किसने डिजाइन किया है? राजीव काठपालिया ने। स्मृति भूकंप स्मारक में विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जो 4.5 लाख से अधिक पेड़ जहां लगाए गए हैं। ठीक है, मियावाकी वन भी यहाँ स्थित है जहां 4.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। प्रिक्स वर्सेल्स क्या है? प्रिक्स वर्सेल्स को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है। वर्ष 2015 में से प्रतिष्ठित यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स वस्तुतः वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है, प्रिक्स वर्सेल वस्तुतः वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया भुज के विषय में। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है टॉप 100 करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए 2024 में। ठीक है, और जून 2024 में नई सरकार ने, मोदी सरकार 3.0 ने शपथ लिया है, तो इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों की मैराथन प्रक्रिया के तहत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान कराने की घोषणा की थी। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है, 543 सीटों के लिए हुआ है। अगर लोकसभा में सीटों की बात की जाए तो इस समय टोटल कितनी सीटें हैं? तो इस समय टोटल जो है 550 सीटें हैं। ठीक है, कितनी? पहले कितनी थी? 552। ठीक, क्योंकि 2 लोग एंग्लो इंडियन निर्वाचित होते थे, लेकिन अब वो सीटें हटा दी गई हैं, तो अब वो 2 सीटें कम हो गई, तो 550 सीटें हैं अधिकतम। ठीक है, जिसमें से 543 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए हैं अभी हाल ही में। ठीक, तो जो 543 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं वो 7 चरणों में हुए हैं। 19 अप्रैल 2024 को हुआ है। ठीक, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। मतलब बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी ऐसे स्टेट हैं जहां पे सभी 7 चरणों में मतदान करवाया गया है। यह संसदीय चुनाव भारत के चुनावी इतिहास में
दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास रहा। ठीक है, पहला सबसे लंबा चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव जब हुआ था वो सबसे लंबी अवधि का चुनाव था जो अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के मध्य तक लगभग 4 महीने तक चला था। ठीक, ध्यातव्य है कि वर्ष 1980 के आम चुनाव में मतदान केवल 4 दिनों की अवधि में ही संपन्न हुआ था। यह अब तक का सबसे कम अवधि का मतदान कार्यक्रम था। तो 1980 का जो लोकसभा चुनाव था वो केवल 4 दिनों में ही हो गया था। ठीक, वर्ष 2024 के आम चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो 96.88 करोड़ मतदान के लिए पंजीकृत थे। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है। आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। यानी ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 85 साल के ऊपर थी और 40% से अधिक जो लोग दिव्यांग हैं उनको बैलेट पेपर के माध्यम से घर से जो है मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। ये पहली बार था 18वीं लोकसभा में। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि एक ऐतिहासिक कदम के तहत ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया है। देखिए, ग्रेट निकोबार में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, और एक जनजाति कौन पाई जाती है आप बताइएगा हमको। तो सोम्पेन जनजाति ने 18वीं लोकसभा में पहली बार मतदान किया है 2024 के लिए। और भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन नियुक्त किया था। किसको? शीतल देवी को नियुक्त किया था। इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये पैरा तीरंदाज हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें मतलब चुनाव प्रक्रिया के बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। अब करंट पे आ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आम चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुल मतदान केंद्रों पर 65.79% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि उपर्युक्त आंकड़ा सकल मतदाता मतदान को इंगित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाक मतों यानी पोस्टल बैलेट की संख्या शामिल नहीं है। यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिन दिव्यांग या आप कह लीजिए कि वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान किया उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो इसलिए ये सकल आंकड़ा या संपूर्ण आंकड़ा नहीं है। 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 65.79% है ये। तो 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया है 84.16%। तो ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है 56.19%। तो ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं यूपी की बात की जाए अपने तो यहाँ 56.92%। बिहार में सबसे कम मतदान हुआ 56.19 और हमारे उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान दर्ज किया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव 2024 में सभी 7 चरणों के मतदान हेतु मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई थी। कब संपन्न हुई थी? 4 जून 2024 को। ठीक है, ध्यातव्य है कि 2024 चुनाव में मतदान 542 संसदीय क्षेत्रों के लिए ही संपन्न हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के मतलब वरिष्ठ नेता, ये 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे, एक वायनाड से और एक रायबरेली से। तो ये दोनों जगहों से विजयी हुए तो इन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी थी। ठीक है, तो वायनाड सीट खाली हो जाने की वजह से 542 सदस्यीय निर्वाचनों के लिए ही चुनाव संपन्न हो पाया था। सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। तो कहाँ से? सूरत से। क्या नाम है? मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल। घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त की है
ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। वहीं कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली हैं, जबकि एसपी यानी समाजवादी पार्टी को कुल 37 सीटें मिली हैं। तो बीजेपी पहले स्थान पे, कांग्रेस दूसरे स्थान पे और एसपी तीसरे स्थान पर इसमें रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ परिणाम देख लेते हैं लोकसभा का कैसा रहा है। तो देखिए, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी को, तो इसे 240 सीटें मिली हैं, 36.56% इसको कुल मत का प्राप्त हुआ है और 2019 में इसको 303 सीटें प्राप्त हुई थीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो इसको 99 सीटें मिली हैं। ठीक है, 99, लेकिन 98 सदस्य ही इसके लोकसभा में अब रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और 21.19% इनको मतदान मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इसको 37 सीटें मिली हैं 4.58% मतदान के साथ। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो इसको 29 सीटें मिली हैं और डीएमके को 22 सीटें मिली हैं, टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। तो ये हमने बताया ही 98 सदस्य जो हैं कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 1 सीट खाली कर दी थी। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से समाजवादी पार्टी को कुल 37 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय मिली है। ठीक है, अब लोकसभा निर्वाचन 2024 सर्वाधिक मतों से जीतने वाले शीर्ष 3 प्रत्याशी कौन रहे हैं? तो रकीबुल हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े, धुबरी असम से, और ये जो है 10,12,476 वोटों से विजयी हुए। उसके बाद बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जो हैं इन्होंने 8,21,408, ठीक है, 8,21,408 मतों से विजय प्राप्त की। उसके बाद CR पाटिल बीजेपी के हैं, ये नवसारी से लड़े, गुजरात, इन्होंने 7,73,551 वोट प्राप्त किए। ठीक, उपयुक्त सूची के निर्माण में इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार के बाद सबसे ज़्यादा मत नोटा के लिए पड़े थे, तो यहाँ इस सूची में इंदौर को शामिल नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। 18वें लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद की अगर बात की जाए तो वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज हैं, जिनकी उम्र 25 वर्ष मात्र है। ये 18वीं लोकसभा के सबसे कम आयु के सांसद हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ है और लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए थे और ये समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर सबसे युवा महिला सांसद की बात की जाए तो वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज हैं ये, इनकी आयु 25 वर्ष है और ये 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद हैं। इनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में ये मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी हैं और ये भी समाजवादी पार्टी से ही हैं। तो दोनों युवा सांसद, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, दोनों समाजवादी पार्टी से ही आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोकसभा निर्वाचन 2024 में महिला कितनी निर्वाचित हुई हैं लोकसभा की, इसकी बात करें तो कुल 74 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 13.63% सांसद के रूप में, जबकि 19 में आम चुनाव में कुल 78 महिलाएं चुनाव जीती थीं। तो पिछले लोकसभा चुनाव से अब की बार 4 महिलाएं कम निर्वाचित हुई हैं, यानी 74 महिलाएं अब की बार निर्वाचित हुई हैं। 7 जून 2024 को नई दिल्ली में NDA संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक के दौरान PM मोदी को सर्वसम्मति से NDA संसदीय दल का नेता चुना गया। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार शपथ लेने वाले ऐसे मात्र दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार लगातार शपथ ले चुके हैं। ठीक है,
तो अगर मोदी मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इसमें 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, और 36 जो है राज्य मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। तो ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कुल प्रमुख विदेशी नेताओं का विवरण इस प्रकार है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और शेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री, अहमद आफिक सेशल्स के उपराष्ट्रपति। तो इतने राष्ट्राध्यक्ष यानी 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार शामिल हुए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लोकसभा चुनाव के साथ ही अभी हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है और सिक्किम है। आंध्रा, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। तो अगर हम आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। अगर लोकसभा पूछा जाएगा तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए। अच्छा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि पीएम मोदी व्यक्ति के रूप में चौथे प्रधानमंत्री हैं, व्यक्ति के रूप में चौथे प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं। और उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या यानी निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 175 है। इनमें से 29 सीटें एससीज के लिए, 7 सीटें एसटीज के लिए आरक्षित हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 175 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में सभी 175 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में हुए 13 मई 2024 को, और मतगणना 4 जून को ही हुई। और 4 जून 2024 को घोषित परिणामों के अनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ठीक है, और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी जनसेना पार्टी के गठबंधन को भारी जीत मिली, यानी 3 पार्टियों का गठबंधन था, टीडीपी, बीजेपी और जेएनपी की, जनसेना पार्टी की। और जो इनके पहले जो पार्टी थी वो उसको भारी हार का सामना करना पड़ा। YSRCP उसका नाम था, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, YSRCP। ठीक है, और इसको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। 12 जून 24 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उल्लेखनीय है कि अपने 4 दशक से अधिक के राजनीतिक करियर के दौरान नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये आंध्र प्रदेश के विषय में कुछ बातें थीं जो आपको जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, टीडीपी, बीजेपी, एनडीए के गठबंधन वाली सरकार बनी वहाँ पे, और चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम बने। इतना तो ज़रूर याद करिए। और चंद्रबाबू नायडू चौथी बार वहाँ के सीएम बने हैं। अब हम ओडिशा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। कुल सीटों की बात की जाए तो वहाँ कुल सीटें विधानसभा की 147 हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 24 सीटें एससी के लिए और 33 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, 147 में से। और 4 जून 24 को घोषित परिणामों के अनुसार उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है वहाँ पहली बार 78 सीटें जीतकर, जिसने सामान्य बहुमत हासिल कर लिया है। और जेडी यानी बीजेडी बीजू जनता दल के जो नेता थे नवीन पटनायक, वो जो लगातार 24 वर्ष से वहाँ के मुख्यमंत्री बनते रहे,
उनको पराजय का सामना इस बार करना पड़ा उनकी पार्टी को। ठीक है, मोहन चरण मांझी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा को वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और उड़ीसा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। कब? पहली बार। अब अरुणाचल की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल में 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, अरुणाचल में कुल 60 सीटें हैं, इनमें से 59 सीटें एसटीज के लिए आरक्षित हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुआ। ठीक है, और शेष 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी निर्विरोध, 10 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की। और 2 जून 2024 को घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 46 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 13 जून 24 को ईटानगर में बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वहां के मुख्यमंत्री की शपथ ली। ठीक है, तो वहाँ के नए मुख्यमंत्री तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार पेमा खांडू बने हैं। और अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 32 है और 32 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में करवाए गए। ठीक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भारी जीत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने सरकार बनाई, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वालों ने। ठीक है, और 10 जून 24 को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में आयोजित एक समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के साथ, ये इनकी जानकारी थी। तो आज के टॉप 100 करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि जल्दी ही इसका अगला पार्ट भी लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हो जाऊं। तब तक आप इसको देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए अगर अच्छा लगा हो। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर नोटिस के आधार पे पेपर होता है तो मात्र 20-25 दिन का समय बचा है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।